हवा में कैसे तैर रही है। कहानी की शुरुआत डेरी शहर के एक टाउन से होती है, जहाँ हमें दो बच्चों को देखते हैं। इनमें से बड़े भाई का नाम बिली होता है, जो हमेशा बीमार रहा करता था, जिसकी वजह से वो अपने छोटे भाई जॉर्जी के साथ खेल नहीं पाता। बाहर बहुत जोर की बारिश हो रही थी, इसलिए जॉर्जी बिली से बोलता है कि चलो हम दोनों बाहर बारिश में जाकर खेलते हैं। इस पर बिली जॉर्जी से बोलता है कि अगर मैं बाहर गया तो मॉम डैड मुझ पर बहुत गुस्सा होंगे, लेकिन बिली अपने भाई जॉर्जी को खुश करने के लिए उसे कागज की एक नाव बनाकर देता है। जॉर्जी उस नाव को लेकर बारिश में घर के भर अकेला ही खेलने लगता है। थोड़ी ही देर बाद जॉर्जी की वो नाव पानी में बहती हुई नाली के अंदर चली जाती है। जॉर्जी नाली के अंदर झांककर अपनी बोट ढूंढता है, तभी उसे वहाँ एक जोकर दिखाई देता है, जिसके हाथ में जॉर्जी की बोट होती है। जॉर्जी उस जोकर से अपनी बोट मांगता है। जोकर कहता है, मैं तुम्हें तुम्हारी बोट वापस दे दूंगा, मुझसे मत डरो, मेरा नाम पेनीवाइज है, आओ अपनी बोट ले लो। जॉर्जी पेनीवाइज की बातों में आ जाता है और अपनी बोट लेने के लिए हाथ बढ़ाता है। तभी अचानक पेनीवाइज अपना बड़ा सा मुंह खोलकर जॉर्जी का हाथ काट लेता है। जॉर्जी मदद के लिए चिल्लाता है, लेकिन पेनीवाइज उसे नाली के अंदर खींच लेता है और उसे खा जाता है। इसके बाद कहानी कुछ महीने बाद के समय पर चली जाती है, जहाँ हम एक माइक नाम के लड़के को देखते हैं, जो अपने फार्म हाउस में रहता है। माइक के दादा ने उससे बीमार बकरियों को गोली मारने का काम दिया था, लेकिन माइक ये नहीं कर पाता। इस पर उसके दादा उसके हाथ से बंदूक छीनकर खुद ही बकरियों को गोली मार देते हैं। फिर वो माइक से कहते हैं, जीने का बस एक ही उसूल होता है, मरो या मारो, अब तुम्हें डिसाइड करना है, तुम मरोगे या मारोगे। फिर हम अपने कहानी के मेन कैरेक्टर्स को देखते हैं। बिली, जो जॉर्जी का बड़ा भाई था, जिसे छोटे भाई को पेनीवाइज ने खा लिया था। बिली के तीन दोस्त हैं, रिची जो बहुत ही मजाकिया लड़का है, एडी जो हर बात पर टेंशन लेने वाला और थोड़ा ज्यादा ख्याल रखने वाला है, और स्टैनली जो हमेशा सीरियस रहता है। पूरे स्कूल में सब लोग इनके ग्रुप को लूजर्स क्लब कहते हैं। इसी बीच हमें बेवरली मार्श नाम की एक लड़की को देखते हैं, जो स्कूल के बाथरूम में अकेली छुपकर बैठी होती है, जहाँ कुछ धमकाने वाली लड़कियाँ उसे परेशान करती हैं और उसके ऊपर डस्टबिन का गंदा पानी डाल देती हैं। लेकिन बेवरली अंदर से बहुत हिम्मत वाली और अलग सोच रखने वाली लड़की है। स्कूल के बाहर एक माँ अपनी बेटी के निकलने का इंतजार कर रही होती है, लेकिन सच ये है कि उसकी बेटी कब की गायब हो चुकी है। उसे भी पेनीवाइज ने अपना शिकार बना लिया था। दरअसल कुछ महीनों से डेरी टाउन में कई बच्चे लापता हो रहे थे, फिर भी उस माँ के दिल में अब तक ये उम्मीद जिंदा थी कि एक दिन उसकी बेटी स्कूल से बाहर निकलकर उसके पास आ जाएगी। इसी बीच हेनरी नाम का एक बदमाश लड़का उनके पास आता है। वो बिना किसी वजह के बिली और उसके दोस्तों को परेशान करने लगता है, उनका मजाक उड़ाता है, लेकिन जैसे ही पुलिस वहाँ आती है, हेनरी तुरंत उन्हें छोड़कर वहाँ से निकल जाता है। इधर बेवरली भी स्कूल से बाहर निकल जाती है। रास्ते में उसकी मुलाकात बेन नाम के लड़के से होती है, जो हमारी कहानी का आखिरी मेन कैरेक्टर है। बेन अभी अभी डेरी टाउन में आया है और नया होने के कारण ज्यादा लोगों को जानता नहीं, लेकिन जैसे ही उसकी नजर बेवरली पर पड़ती है, वो उसे पहली ही नजर में पसंद करने लगता है। बेवरली हल्का सा मुस्कुराकर आगे बढ़ जाती है और बेन उसे देखता रह जाता है। घर आने के बाद बिली अपने डैड को टाउन के सीवर सिस्टम का एक छोटा सा मॉडल दिखाता है। वो उन्हें समझाता है, डैड मुझे लगता है जॉर्जी नालियों के रास्ते टाउन के बाहर चला गया होगा, अगर हम वहाँ जाएं तो शायद उसे ढूंढ सकते हैं। ये सुनकर बिली के डैड गुस्सा हो जाते हैं। वो तेज आवाज में कहते हैं, बस बिली, जॉर्जी मर चुका है, बेहतर होगा तुम ये बात मान लो और इन फालतू बातों को छोड़ दो। बिली चुपचाप खड़ा रहता है। इसके बाद हम माइक को देखते हैं, जो मांस डिलीवरी करने के लिए टाउन में आया होता है। जब वो एक पुराने घर के पास पहुँचता है तो देखता है कि घर के अंदर आग लगी हुई है और बहुत सारे बच्चों के जलते हुए हाथ गेट के बाहर निकल रहे थे। वो माइक से मदद मांग रहे होते हैं। माइक ये सब देखकर बहुत डर जाता है। दरअसल पेनीवाइज माइक को डराने के लिए ये सब उसे दिखा रहा होता है। ये सब देखकर माइक बहुत ज्यादा घबरा जाता है। तभी अचानक वहाँ हेनरी अपने दोस्तों के साथ आ जाता है। वो माइक को गाली देता है और कहता है, काले लोगों का इस टाउन में आना मना है। अब पेनीवाइज एक एक करके सब बच्चों को डराना शुरू कर देता है। माइक के बाद अब बारी आती है स्टैनली की। स्टैनली जो कि अपने डैड के ऑफिस में एक रिलीजियस बुक रीड करने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन उसे ये बुक समझ नहीं आती। ये देखकर उसके डैड गुस्से में कहते हैं, अगर पढ़ नहीं सकता तो कम से कम बुक वापस ऑफिस में रखाओ। स्टैनली चुपचाप ऑफिस में जाकर बुक रखने जाता है। वहाँ उसकी नजर दीवार पर लगी एक अजीब सी पेंटिंग पर पड़ती है, जिसके अंदर वो एक अजीब तरह के टेढ़े मुंह वाली औरत होती है। स्टैनली उस पेंटिंग को नजरअंदाज करके बुक रखने लगता है। तभी अचानक पेंटिंग नीचे गिर जाती है। स्टैनली उसे उठाकर वापस दीवार पर लगाता है, पर इस बार वो देखता है कि पेंटिंग के अंदर वाली औरत गायब है। ये देखकर स्टैनली के हाथ कांपने लगते हैं। धीरे धीरे वो मुड़ता है और देखता है कि वही पेंटिंग वाली औरत अब उसके पीछे खड़ी है और उसके तरफ देखती हुई मुस्कुरा रही होती है। स्टैनली जोर से चिल्लाता है और डर के मारे ऑफिस से बाहर भाग जाता है। इधर बेन लाइब्रेरी में बैठा हुआ डेरी टाउन की हिस्ट्री के बारे में पढ़ रहा होता है। उसे पता चलता है कि हर 27 साल में इस टाउन में कुछ न कुछ बड़ा हादसा जरूर होता है और उन हादसों में अक्सर बच्चे ही सबसे ज्यादा मारे जाते हैं। ये सब पढ़कर बेन के चेहरे का रंग उड़ जाता है। तभी उसकी नजर अपने पीछे एक लाल बलून पर पड़ती है। वो इस लाल बलून का पीछा करते हुए लाइब्रेरी के बेसमेंट में जाता है और वहाँ पर पेनीवाइज सिर कटे हुए बच्चे के रूप में आकर बेन को डराता है। बेन चिल्लाता है और डर के मारे लाइब्रेरी से बाहर भाग जाता है। रास्ते में हेनरी और उसके दोस्त बेन को देख
लेते हैं। वो उसे पकड़कर एक सुनसान पुल के पास ले जाते हैं। हेनरी अपनी जेब से एक छुरा निकालता है और बेन के पेट पर अपना नाम लिखने लगता है। बेन दर्द से चिल्ला उठता है, लेकिन हेनरी और उसके दोस्त बेन का मजाक उड़ाते रहते हैं। अपने आप को बचाने के लिए बेन जोर से हेनरी को लात मार देता है और उस झटके से पुल के नीचे जंगल में गिर जाता है। बेन जख्मी होने के बावजूद उठता है और पूरी ताकत से जंगल के अंदर भागने लगता है। इधर जंगल के दूसरे किनारे पर बिली, रिची और एडी सीवर के पास पहुंचते हैं। यह वही जगह है जहां बिली को लगता है कि उसका भाई जॉर्जी बहते हुए आया होगा। बिली को वहां एक लापता लड़की की जूती मिलती है। उसे और पक्का यकीन हो जाता है कि जॉर्जी भी शायद यहीं कहीं होगा। बिली सीवर के और अंदर जाने लगता है, लेकिन रिची और एडी बाहर खड़े रहते हैं क्योंकि उन्हें अंदर जाने से डर लग रहा होता है। डर के मारे वे अंदर जाने से झिझक रहे होते हैं। तभी अचानक जंगल के रास्ते से बेन भागता हुआ बिली के पास आ जाता है। तीनों उसे देखकर हैरान रह जाते हैं। इधर हेनरी और उसके दोस्त जंगल में अलग अलग होकर बेन को ढूंढ रहे होते हैं और यहीं पर वे सबसे बड़ी गलती कर बैठते हैं। हेनरी का दोस्त पैट्रिक, जो उसके गैंग का सबसे खतरनाक लड़का था, बेन को ढूंढते ढूंढते एक सुनसान सीवर होल के पास पहुंचता है। तभी पैट्रिक को सीवर के अंदर से कुछ अजीब सी आवाज सुनाई देती है, जैसे कोई बच्चा रो रहा हो। पैट्रिक को लगता है कि बेन शायद अंदर छिप गया है। वह अपना फ्लेम थ्रोवर जलाता है और सीवर के अंदर घुस जाता है। धीरे धीरे वह आगे बढ़ता है। अचानक उसकी टॉर्च की रोशनी दीवारों पर पड़ती है और उसे चारों तरफ सड़े गले मरे हुए बच्चों की जिंदा लाशें दिखाई देती हैं। ये देखकर पैट्रिक बहुत डर जाता है। वह कुछ समझ पाता उससे पहले ही पेनीवाइज अचानक उसके सामने आ जाता है और पैट्रिक को मारकर खा जाता है। इधर बिली और उसके दोस्त बेन की मदद करने के लिए एक फार्मेसी स्टोर में दवाइयाँ और पट्टियाँ लेने आते हैं, लेकिन उनके पास पैसे कम पड़ जाते हैं। इतने की जरूरी दवाइयाँ खरीदना मुश्किल हो जाता है। उसी वक्त बेवरली भी वहाँ होती है, जो अपने लिए कुछ चीजें खरीद रही होती है। वह बिली और उसके दोस्तों को देखती है और समझ जाती है कि ये लोग किसी मुसीबत में हैं। बिली थोड़ा हिचकिचाते हुए बेवरली से मदद मांगता है। हमारे पास दवा के पैसे कम पड़ गए हैं, क्या तुम मदद कर सकती हो? बेवरली काउंटर पर खड़े आदमी से बातें करके उसका ध्यान भटकाती है और मौके का फायदा उठाकर वो बिना पैसे दिए ही दवाइयाँ और बैंडेज लेकर चुपचाप स्टोर से निकल जाते हैं। फिर ये लोग बेन के चोट पर पट्टी लगा देते हैं। बिली दूर खड़ा बेवरली को अपनी तरफ आते हुए देखता है और उसी पल उसे भी बेवरली से प्यार हो जाता है। अब लूजर्स क्लब के सभी मेंबर्स बेवरली को भी अपने ग्रुप में शामिल कर लेते हैं। थोड़ी देर बाद बिली मुस्कुराते हुए बेवरली से कहता है, हम लोग कल तालाब में नहाने जा रहे हैं, अगर तुम चाहो तो हमें ज्वाइन कर सकती हो। बेवरली आने के लिए मान जाती है। इसके बाद बेवरली अपने घर लौट आती है। घर के अंदर उसका सौतेला पिता उसे देखता है और उसके बालों की तारीफ करते हुए उसके पास आने लगता है। बेवरली बिना कुछ कहे सीधा बाथरूम में चली जाती है और दरवाजा बंद कर लेती है। गुस्से में आकर बेवरली अपने बाल काट देती है। अगले दिन सभी लूजर्स क्लब के मेंबर्स तालाब के पास पहुंचते हैं और सब ये डिसाइड करते हैं कि वो ऊपर से पानी में जंप करेंगे, लेकिन जैसे ही सब पहाड़ी की ऊंचाई देखते हैं, इनकी फटने लगती है। रिची मजाक में कहता है, मुझे तो नीचे देखकर ही चक्कर आ रहा है, लेकिन तभी बेवरली भागते हुए सीधा पानी के अंदर कूद जाती है। बेवरली को देखकर बाकी सब भी पानी के अंदर कूद जाते हैं और ये सभी लूजर्स पानी में खूब एंजॉय करते हैं। नहाने के बाद सब लोग किनारे बैठकर बातें कर रहे होते हैं। तभी एडी बेन के बैग से एक बुक निकाल लेता है। उस बुक में डेरी टाउन में हुए सभी हादसों का रिकॉर्ड और लापता बच्चों की जानकारी होती है। बेन सीरियस होकर सबको बताता है, हर 27 साल बाद यहाँ कुछ न कुछ बुरा होता है और उन हादसों में ज्यादातर बच्चे ही शामिल होते हैं। बेन की बात सुनकर सभी काफी डर जाते हैं। बेन फिर कहता है, मैंने अपने घर पर इन सब गायब बच्चों की जानकारी सेव करके रखी है, अगर तुम सब चाहो तो मेरे घर चलो, मैं तुम्हें सब दिखाता हूँ। सभी लूजर्स क्लब के मेंबर्स बेन के घर पहुँचते हैं। जैसे ही वो बेन के कमरे में घुसते हैं, सब हैरान रह जाते हैं। पूरी दीवार पर डेरी के मिसिंग बच्चों और हादसों के अखबारों की कतरने चिपकी होती हैं। बेन उन्हें बताता है, मैं कुछ हफ्तों से इन सभी केसों का रिकॉर्ड इकट्ठा कर रहा हूँ। मैंने ये बात नोटिस की है कि ज्यादातर बच्चों की लाशें एक ही जगह के आसपास मिली हैं, एक पुराने कुएं के पास। बिली पूछता है, वो कुआं कहाँ है, क्या तुम्हें पता है? जिस पर बेन बोलता है, नहीं, मुझे बस इतना पता है कि वो कुआं टाउन के कहीं आसपास है। घर से निकलने के बाद एडी अकेला सड़क पर चल रहा होता है। तभी उसकी नजर एक पुराने टूटी फूटी हवेली पर पड़ती है। पेंट उखड़ा हुआ, खिड़कियाँ टूटी हुई और चारों तरफ अजीब सा सन्नाटा छाया हुआ। डर के मारे एडी के हाथ से उसकी सारी दवाइयाँ नीचे गिर जाती हैं। वो झुककर दवाइयाँ उठाने लगता है, लेकिन तभी अचानक से एक सड़ी गली शक्ल वाला आदमी सामने आ जाता है। ये देखकर एडी बहुत डर जाता है। वो भागता हुआ उस पुराने घर के ग्राउंड में आ जाता है। फिर जब एडी पीछे मुड़कर देखता है तो पेनीवाइज उसे अपने पास बुला रहा होता है। वो एडी से बोलता है, डरो मत एडी, इसे अपना घर समझो, आओ हम साथ में खेलते हैं। लेकिन एडी वहाँ से भाग जाता है। इधर बेवरली भी अपने घर लौट आती है। वो अपना बैग खोलती है और अंदर से एक छोटा सा फोल्ड किया हुआ लेटर गिरता है। बेवरली उसे खोलकर पढ़ती है तो उसमें एक प्यारी सी कविता लिखी होती है। ये पढ़कर बेवरली के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ जाती है। उसे लगता है कि ये बिली ने लिखा होगा, क्योंकि उसके दिल में बिली के लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर बन चुका होता है। लेकिन असल में ऐसा नहीं था, वो कविता बेन ने लिखी होती है। तभी बेवरली को बाथरूम के सिंक के पास से कुछ अजीब सी आवाज सुनाई देती है। फिर जब वो सिंक के ड्रेन होल के पास झुककर सुनती है तो उसे कई बच्चों की चीखें सुनाई देती हैं, जो उससे मदद मांग रहे होते हैं। बेवरली को लगता है शायद ये
उसका कोई वहम होगा, इसलिए वो 1 इंच टेप लेकर उसे सिंक के ड्रेन होल में डालती है और फिर बाहर निकालती है। जैसे ही वो टेप बाहर खींचती है, उसके साथ उसके बाल निकलते हैं जो खून से लिपटे हुए होते हैं, वही बाल जो उसने पहले काटकर सिंक में बहा दिए थे। बेवरली कुछ समझ पाती उससे पहले ही सिंक के अंदर से बहुत सारे बाल निकलकर उसे पकड़ लेते हैं और अंदर खींचने लगते हैं। उसी पल सिंक के अंदर से लाल खून का फव्वारा फूट पड़ता है, पूरा बाथरूम खून से भर जाता है। बेवरली की चीख सुनकर उसका सौतेला बाप बाथरूम में आता है और कहता है, तो ऐसे क्यों चिल्ला रही है? बेवरली रोते हुए कहती है, डैड, सिंक के अंदर से खून निकल रहा है। वो गुस्से में कहता है, कहाँ है खून? तू पागल हो गई है, चुपचाप सो जा। ये बोलकर वो बाथरूम से बाहर चला जाता है। असल में ये खून सिर्फ बेवरली को ही दिखाई दे रहा था, उसके बाप को नहीं। रात में बिली को अपने कमरे में अपने मरे हुए भाई जॉर्जी की आवाज सुनाई देती है। बिली जब अपने कमरे से बाहर निकलकर देखता है तो उसे जॉर्जी घर के अंदर भागता हुआ दिखाई देता है। जॉर्जी बिली से कहता है, अगर तुम हमारे साथ चलोगे तो तुम भी हमारी तरह हवा में तैरने लगोगे। फिर अचानक पेनीवाइज अपने असली रूप में सामने आ जाता है। वो तेजी से बिली की तरफ बढ़ता है, लेकिन बिली डरकर वापस अपने कमरे में भाग जाता है। अगली सुबह बेवरली सभी लूजर्स को अपने घर बुलाती है। वो सबको अपना बाथरूम दिखाती है और अब बाकी सब भी वो खून देख पा रहे होते हैं। फिर सब मिलकर बाथरूम में फैले खून को साफ करने लगते हैं। बाथरूम साफ होने के बाद सब अपने अपने घर लौटने लगते हैं। रास्ते में बिली को हेनरी की कार के पास माइक की साइकिल गिरी हुई दिखाई देती है। उसे समझ आ जाता है कि हेनरी और उसके दोस्त माइक के साथ कुछ गड़बड़ कर रहे हैं। उधर हेनरी अपने दोस्तों के साथ मिलकर माइक को जबरदस्ती मरे हुए जानवर का कच्चा मांस खिलाने की कोशिश कर रहा होता है। तभी माइक की नजर झाड़ियों में छिपे पेनीवाइज पर पड़ती है, जो अजीब तरह से मुस्कुराते हुए किसी बच्चे का हाथ खा रहा होता है। तभी वहाँ सारे लूजर्स माइक को बचाने आ जाते हैं। ये लोग हेनरी के गैंग पर पत्थरों की बारिश कर देते हैं, जिससे हेनरी अपने दोस्तों के साथ वहाँ से भाग जाता है। उस दिन के बाद माइक भी लूजर्स क्लब का हिस्सा बन जाता है। माइक कहता है, मुझे भी एक जोकर दिखाई देता है हर जगह जब भी मैं अकेला होता हूँ। अब सब समझ जाते हैं कि जरूर इन सब के साथ कुछ तो गड़बड़ हो रही है। अगले दिन ये सब लोग टाउन के नोटिस बोर्ड के पास खड़े होते हैं, जहाँ लापता बच्चों के पोस्टर लगे हुए होते हैं। फिर बेन सबको याद दिलाता है, जैसे मैंने पहले कहा था, हर 27 साल के बाद डेरी टाउन में बहुत से बच्चे लापता हो जाते हैं या फिर मरे हुए मिलते हैं, और इन सब हादसों के पीछे शायद उस जोकर का ही हाथ है, जो लगभग हर 27 साल में वापस आता है। इसके बाद वो बच्चों को पकड़ना शुरू कर देता है। सबसे डरावनी बात ये है कि वो सिर्फ एक क्लाउन नहीं है, बल्कि बच्चों के डर को अपना हथियार बनाकर उनका शिकार करता है। वो क्लाउन बच्चों के सामने उसी रूप में आता है जिससे उन्हें सबसे ज्यादा डर लगता है और फिर उन्हें मारकर खा जाता है। इसके बाद बेन सबको अपने घर के गैराज में ले जाता है। वहाँ सब मिलकर प्रोजेक्टर के जरिए टाउन के सीवर सिस्टम का नक्शा देखते हैं। नक्शे पर लाल निशान लगाते हुए बेन कहता है, देखो, हर वो जगह जहाँ कोई बच्चा गायब हुआ है उसके पास एक सीवर होल है, और ये सारी सीवर लाइनें जाकर एक ही कुएं से जुड़ती हैं, जो उस पुराने घर के अंदर है। अब उन्हें पता चल जाता है कि पेनीवाइज का असली अड्डा वही पुराना घर है जहाँ एडी ने पहली बार उसे देखा था और डर गया था। ये सब देखकर एडी की हालत खराब होने लगती है। वो डर के मारे प्रोजेक्टर को बंद कर देता है, लेकिन प्रोजेक्टर अपने आप दोबारा ऑन हो जाता है और स्क्रीन पर पेनीवाइज का वीडियो चलने लगता है। सब बहुत डर जाते हैं और तभी अचानक पेनीवाइज स्क्रीन से बाहर निकल आता है। वो बेवरली को पकड़ने ही वाला होता है, लेकिन इतने में सब मिलकर गैराज का गेट खोल देते हैं और पेनीवाइज वहाँ से भाग जाता है। बिली कहता है, हमें उस घर में जाकर जॉर्जी को ढूंढना होगा, नहीं तो कौन जाने पेनीवाइज अगला शिकार हम में से किसे बना दे। सब बहुत डरे हुए होते हैं, किसी में भी उस घर में जाने की हिम्मत नहीं होती। बिली गुस्से में अकेला ही घर की तरफ चल पड़ता है और ये देखकर मजबूरन सब उसके पीछे आ जाते हैं। बिली सबसे कहता है कि किसी एक को बाहर रोककर निगरानी करनी होगी, ताकि अगर कुछ गलत हुआ तो मदद बुलाई जा सके। सब अपना अपना हाथ उठाते हैं बाहर रुकने के लिए। तब सिर्फ बिली, रिची और एडी ही घर के अंदर जाते हैं। घर के अंदर आते ही रिची को उसका एक मिसिंग पोस्टर दिखाई देता है। ये देखकर रिची बहुत डर जाता है और सबसे कहता है कि हमें यहाँ से बाहर चलना चाहिए, लेकिन बिली उसे कहता है कि ये सब इग्नोर करो। इसके बाद पेनीवाइज सबको उनके अपने अपने डर का सामना करने पर मजबूर करता है। वो सबको एक एक करके अलग कर देता है। एडी के सामने वही सड़ा हुआ गले मुंह वाला आदमी फिर से आ जाता है। उसे देखकर एडी डर के मारे ऊपर से नीचे गिर जाता है और गिरते हुए उसका एक हाथ टूट जाता है। उधर रिची को पेनीवाइज एक कमरे में बंद कर देता है, जिसमें चारों तरफ जोकर बने हुए मैनिक्विन रखे होते हैं। ये देखकर रिची का डर और बढ़ जाता है। तभी अचानक पेनीवाइज उसके सामने कूदकर आ जाता है। वो रिची के पास आने ही वाला होता है, लेकिन इतने में बिली गेट खोलकर रिची को बचा लेता है। इसके बाद बिली को अपना छोटा भाई जॉर्जी दिखाई देता है, जो उससे मदद मांग रहा होता है, लेकिन बिली कुछ नहीं कर पाता। इधर जब एडी को होश आता है तो वो अपने सामने एक फ्रिज देखता है, जिसके अंदर से पेनीवाइज बाहर निकलता है और उसे डराने लगता है। इसी वक्त हमें ये भी पता चलता है कि पेनीवाइज का शिकार जितना ज्यादा डरा हुआ होता है, उसे खाने में उसका स्वाद पेनीवाइज को उतना ही अच्छा लगता है। इसलिए पेनीवाइज उन्हें तुरंत नहीं मारता, पहले डराकर मजे लेता है। तभी वहाँ रिची और बिली भी पहुँच जाते हैं। बिली को देखकर पेनीवाइज पहले उसी पर झपटता है, लेकिन तभी बेवरली वहाँ पहुँचती है और पेनीवाइज के सिर में लोहे की छड़ घुसा देती है। इतने में बाकी सब लोग भी वहाँ पहुँच जाते हैं। पेनीवाइज अपने हाथों के नाखून बढ़ाकर बेन की पीठ पर एक गहरा कट मार देता है और फिर
वहाँ से भाग जाता है, लेकिन बिली उसका पीछा करते हुए उस कुएं को देख लेता है जिसके अंदर पेनीवाइज जा रहा होता है। फिर सब अपनी जान बचाकर उस घर से बाहर निकल जाते हैं। एडी की माँ इन सबको बहुत डांटती है कि तुम लोगों की वजह से एडी का हाथ टूट गया, और साथ ही वो अब इन्हें एडी से दूर रहने के लिए कहती है। फिर बिली सबसे कहता है, मैंने वो कुआं देख लिया है, अगली बार हम पूरी तैयारी के साथ उस घर में जाएंगे। इस पर रिची गुस्से में बोलता है, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, इतना सब कुछ होने के बाद तुम उस घर में वापस जाना चाहते हो? अच्छा होगा कि तुम ये मान लो कि तुम्हारा भाई मर चुका है। ये सुनकर बिली गुस्से में आकर रिची को एक पंच मार देता है। फिर ये सभी लोग लूजर्स क्लब से अलग होकर अपने अपने घर चले जाते हैं। अब कोई भी उस घर में वापस नहीं जाना चाहता था। फिर सीन शिफ्ट होता है। हम हेनरी को देखते हैं जो अपने डैड की गन लेकर एक जिंदा कैट के ऊपर गोली चलाने वाला होता है, लेकिन तभी वहाँ हेनरी के पिताजी आ जाते हैं। वो हेनरी को बहुत डांटते हैं और गुस्से में जाते जाते जमीन पर गोली चला देते हैं, जिससे हेनरी और भी ज्यादा डर जाता है। ये दोनों बाप बेटा एक जैसे ही उल्टे दिमाग के होते हैं। इसके बाद हेनरी को अपने लेटर बॉक्स में पेनीवाइज का लाल गुब्बारा बंधा हुआ दिखाई देता है। बलून के साथ एक बॉक्स भी होता है। उस बॉक्स के अंदर हेनरी को वही चाकू मिलता है जो उसने जंगल में खो दिया था। हेनरी वो चाकू लेकर अपने घर के अंदर जाता है जहाँ उसका डैड सो रहा होता है। तभी टीवी पर पेनीवाइज हेनरी को बातों बातों में अपने पिता को जान से मारने के लिए उकसाता है। पेनीवाइज की बातें सुनकर हेनरी पूरी तरह उसके वश में आ जाता है। फिर हेनरी अपने डैड के गले में चाकू मार देता है और उसे जान से मार डालता है। उधर बेवरली हेनरी से मिलने के लिए घर से निकलने ही वाली होती है, लेकिन तभी उसका स्टेप फादर उसे बाहर जाने से रोक देता है। उसे वो लव लेटर भी मिल जाता है जो बेन ने बेवरली के लिए लिखा था। स्टेप फादर को लगता है कि बेवरली का कोई बॉयफ्रेंड है। इस बात पर वो बेवरली के साथ जबरदस्ती करने लगता है, लेकिन बेवरली उसके प्राइवेट पार्ट पर एक जोरदार लात मारती है और भागकर खुद को बाथरूम में बंद कर लेती है। जैसे ही उसका स्टेप फादर बाथरूम के अंदर आता है, बेवरली एक टाइल उठाकर उसके चेहरे पर मार देती है, जिससे वो बेहोश हो जाता है। उसी पल पेनीवाइज वहाँ आकर बेवरली को अपने साथ ले जाता है। बिली काफी देर तक बेवरली का इंतजार करता है, लेकिन जब वो बाहर नहीं आती तो बिली घर के अंदर जाता है। बाथरूम की हालत देखकर उसे समझ आता है कि पेनीवाइज ने बेवरली को उठा लिया है। फिर वो अपने दोस्तों को लेकर वापस उस पुराने घर के पास पहुँचता है और सब मिलकर पेनीवाइज के घर के अंदर चले जाते हैं। इन्हें अंदर जाता हुआ हेनरी भी देख लेता है। यहाँ पर जब बेवरली को होश आता है, उसके सामने बच्चों की लाशों का पहाड़ है जो हवा में तैर रहे होते हैं। ये वही बच्चे थे जिन्हें पेनीवाइज मार चुका था। तभी बेवरली को एक आवाज सुनाई देती है जो किसी बॉक्स के अंदर से आ रही होती है। अचानक बॉक्स खुल जाता है और पेनीवाइज अपने आइकॉनिक डांस के साथ बेवरली को डराने की कोशिश करता है। बेवरली भागने की कोशिश करती है, लेकिन पेनीवाइज उसे पकड़ लेता है। इस बार बेवरली बिल्कुल भी नहीं डरती, इसलिए पेनीवाइज उसे खा नहीं पाता। फिर वो अपना बड़ा सा मुंह खोलता है जिसके अंदर से तेज रोशनी निकलती है। उस रोशनी को देखते ही बेवरली हिप्नोटाइज हो जाती है और धीरे धीरे हवा में तैरने लगती है। इधर बाकी सब लोग बेवरली को बचाने के लिए एक एक करके रस्सी की मदद से कुएं में उतर आते हैं, जहां उन्हें एक सुरंग दिखाई देती है। वे सब उस सुरंग के अंदर चले जाते हैं, लेकिन जब माइक भी नीचे उतरने वाला होता है, तभी हेनरी पीछे से आकर उस पर हमला कर देता है। वो माइक की बुरी तरह पिटाई करता है और कहता है, मैंने तुझे टाउन से दूर रहने को कहा था, पर तू नहीं माना, अब तू मरेगा। हेनरी माइक को गोली मारने ही वाला होता है, लेकिन बिली और उसके दोस्त कुछ नहीं कर पाते क्योंकि हेनरी ने रस्सी पहले ही नीचे फेंक दी थी। हेनरी जैसे ही ट्रिगर दबाने की कोशिश करता है, उसे पता चलता है कि गन में गोली ही नहीं है। माइक मौका पाकर हेनरी को जोर से धक्का देता है और हेनरी कुएं में गिरकर वहीं मर जाता है। इसके बाद सब लोग उस जगह पहुंचते हैं जहां बेवरली हवा में तैर रही होती है। उसे इस हालत में देखकर सबके होश उड़ जाते हैं। ये सभी लूजर्स बड़ी मुश्किल से बेवरली को पकड़कर वापस जमीन पर लाते हैं, लेकिन वो अभी भी बेहोश होती है। बेन उसे होश में लाने के लिए किस करता है और पता नहीं कैसे बेवरली की आंखें खुल जाती हैं। अब सबको समझ आता है कि पेनीवाइज उनकी डर से अपनी ताकत लेता है। जैसे बेवरली ने उससे डरने से इनकार कर दिया था, इसलिए वो उसे खा नहीं पाया। इधर बिली को फिर से उसका छोटा भाई जॉर्जी दिखाई देता है जो उससे पेनीवाइज से बचाने की गुहार लगाता है। ये देखकर बिली की आंखों में आंसू आ जाते हैं, लेकिन अब वो जान चुका होता है कि उसका भाई मर चुका है। वो कहता है, मुझे मालूम है तुम मेरे भाई नहीं हो। और फिर बिली माइक की गन उठाकर जॉर्जी के सिर पर गोली मार देता है। जॉर्जी जमीन पर गिरकर तड़पने लगता है और धीरे धीरे अपना असली रूप पेनीवाइज में बदल जाता है। पेनीवाइज गुस्से में बिली पर झपटता है और उसे पकड़ लेता है। वो बाकी बच्चों से सौदा करता है, मुझे बस बिली को खाने दो, उसके बाद मैं 27 साल की नींद सो जाऊंगा और तुम सब अपनी जिंदगी आराम से जी सकोगे। लेकिन कोई भी लूजर बिली को मरने के लिए छोड़ने को तैयार नहीं होता। सब मिलकर बिना डरे पेनीवाइज पर हमला कर देते हैं। पेनीवाइज उन्हें डराने के लिए फिर से अलग अलग रूप लेता है, लेकिन इस बार कोई भी उससे नहीं डरता। आखिर में वो बेवरली के सौतेले पिता का रूप लेता है, लेकिन बेवरली हिम्मत दिखाते हुए एक लोहे की रॉड उसके मुंह में घुसा देती है। अब पेनीवाइज खुद इन बच्चों से डरने लगता है क्योंकि वो भूख से मरने की कगार पर होता है। डरते हुए वो कुएं में कूद जाता है और अंधेरे में गायब हो जाता है। कुछ महीनों बाद डेरी टाउन फिर से शांत दिखाई देता है। सभी लूजर्स क्लब के सदस्य एक जगह बैठकर बातें कर रहे होते हैं। बेवरली उन्हें अपने सपने के बारे में बताती है। मैंने सपना देखा था कि हम सब बड़े हो गए हैं और वापस उसी सीवर के अंदर थे। कुछ पल के लिए सब चुप हो जाते हैं। फिर बिली उठकर कहता है, प्रॉमिस करो सब, अगर पेनीवाइज अभी मरा
दोबारा नहीं है, और अगर वो 27 साल बाद वापस आया तो हम भी लौट कर आएंगे और उसे हमेशा के लिए खत्म कर देंगे। बिली एक कांच का टुकड़ा उठाता है, सबके हाथ पर हल्का सा कट लगाता है और सब हाथ पकड़कर ये प्रॉमिस करते हैं कि अगर पेनीवाइज कभी लौटा तो वो भी लौटेंगे और उसे हमेशा के लिए मिटा देंगे। फिर सब अपने अपने घर चले जाते हैं और इसी के साथ ये कमाल की मूवी IT खत्म होती है। अगर आपको ये मूवी की कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मैं मिलता हूँ आपसे अगली डरावनी कहानी के साथ।